Hello. Hi everyone. Myself R.K. Singh, your physics faculty. Today the topic is elasticity, and basically according to NCERT it is from properties of matter. It is from properties of matter. It is from properties of matter. Properties of matter. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग बेटा बेसिकली तीन पार्ट में पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. एंड फ्लूइड्स में दो पार्ट हो गया, लिक्विड एंड गैसेस. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी चैप्टर का नाम है. इलास्टिसिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. इलास्टिसिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है जो आगे जाकर के जिसको डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, वो सिविल इंजीनियर्स के काम के लिए बहुत ज़्यादा है. और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिगार्डिंग उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितने हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, और जितने भी जैसे बिल्डिंग कोई तैयार हो रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसमें जो रॉड या फिर प्लेट्स दी जाती हैं उनकी स्ट्रेंथ को समझना जानना इस चैप्टर का बेसिक मकसद होता है. ये बहुत इनिशिएटिव्स है एज ए सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो, लेकिन एज ए सिलेबस ऑफ क्लास 11th इसमें हम लोग को बस बेसिक्स पढ़ना है. स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, एंड अदर प्रॉपर्टीज. सो बेसिक टॉपिक्स हम लोग जस्ट लिखते जा रहे हैं बच्चे. सो वी नाउ स्टडी स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पाइसन्स रेशियो, थर्मल स्ट्रेस, एक्सेट्रा. So now the question is, what is stress? What is stress? तो ये वर्ड कॉमनली सुनते होंगे, प्रेशर एंड स्ट्रेस. एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस हो गया है इस चैप्टर को पढ़ते हुए. तो स्ट्रेस और प्रेशर में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस है, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. पहले स्ट्रेस क्या है? सो स्ट्रेस is defined as internal force. It is defined as intermolecular या इंटर एटॉमिक, स्लैश कर देते हैं हम लोग बेटा, और इंटर एटॉमिक फोर्स पर यूनिट एरिया, that is stress equals to intermolecular या एटॉमिक फोर्स पर यूनिट एरिया
अब एरिया may be surface area, may be cross sectional area, but in the case of pressure we define pressure as the ratio of force perpendicular to surface and surface area. तो यहाँ पे all pressures are stress but all stresses are not pressure. ये थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस हो गया. जहाँ तक SI यूनिट की बात है, स्ट्रेस वैसे टेंसर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर, मोस्टली स्केलर का ही काम चलाते हैं हम लोग, बिकॉज हमारे सिलेबस में बेटा स्केलर या वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया से टेंसर क्वांटिटी, बट बेसिकली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट्स एसआई यूनिट is Newton per meter square and dimensions are ml minus 1 t minus 2. ये हो गया इसकी बेसिक कहानी. अब आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस का असली मतलब क्या है. लेट अस सपोज वी हैव अ केबल और वायर. वी हैव अ केबल और वायर. दिस वन इज द ए बी. अब बेटा ये रॉड है, इसका कुछ ना कुछ मास है. सपोज एनीवन आस्क व्हाट इज द स्ट्रेस एट दिस क्रॉस सेक्शन. व्हाट इज द स्ट्रेस एट दिस क्रॉस सेक्शन. सपोज दिस वन इज द क्रॉस सेक्शन. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्ट्रेस एट दिस इंटरसेक्शन एट दिस पार्ट. सो अब इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं बच्चे कि ये रॉड है, इस रॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर लो. अब यहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस वाले मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ नीचे की तरफ पुल करना चाहेगा. ये मॉलिक्यूल्स अपने नीचे की तरफ पुल करना चाहेगा. एज ए रिजल्ट देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इन कॉन्टेक्ट and they applies interatomic forces. मीन्स इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. तो जितने भी फोर्सेस हैं उनकी टोटल सम अगर F इन है और इस वाले पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पार्ट इज A and total interatomic forces are F in, then stress at this point P is defined as stress equals to F internal या interatomic intermolecular forces divided by area A. This one is the basic definition of stress. At any part, total interatomic intermolecular forces divided by that area. यहां एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है. सो स्ट्रेस एट द पॉइंट P is defined as interatomic forces. अब interatomic forces का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सभी मॉलिक्यूल्स के कारण जो फोर्सेस हैं उनको ऐड ऑन करते हैं. इफ इट बिकम्स F in, देन स्ट्रेस इक्वल टू F in by A. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हाउ वी कैलकुलेट द इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज कौन से मॉलिक्यूल कितनी वैल्यू की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये तो बताना हम लोग के लिए बहुत टफ है. बट बेटा ये है फिजिक्स एंड एवरी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन यहां मिलता है.
अब आइए बात करते हैं पहली कंडीशन की, फर्स्ट कंडीशन की। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, तो बोलो सर सिस्टम इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? सिस्टम अनस्टेबल कब था? तो भाई जब ये जो रॉड है इनका अपना कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वाला पार्ट, अब हम लोगों को अभी तक मैकेनिक्स में क्या समझा रहे थे बेटा, यहां पर ये वाला पॉइंट इसको होल्ड किए हुए है, ऑफ कोर्स किए हुए है, बट सवाल है कि यहां भी तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स इसको होल्ड किया होगा। यस किया होगा। कौन से फोर्सेस? तो ये ऊपर की तरफ जो फोर्सेस है इंटर एटॉमिक फोर्स है जिसे होल्ड किए हुए है। तो सब जगह इंटर एटॉमिक फोर्सेस है क्या? हाँ, सभी जगह इंटर एटॉमिक फोर्सेस यहां पे काम कर रहा है बच्चे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी इंटर एटॉमिक फोर्सेस सब जगह सेम है? नहीं सेम है। तो क्वेश्चन ये उठा कि जैसे ही एक्स्ट्रा कोई फोर्स बाहर से अप्लाई किया गया तो उसके कारण क्या होगा कि इंटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उसको, उस एक्सटर्नल फोर्स की इफेक्ट को काउंटर करना चाहेंगे। क्यों? बिकॉज नेचर का ये नेचर है कि किसी भी एक्सटर्नल जो इफेक्ट है उसको काउंटर किया जाए, उसको नहीं होने दिया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में तो ऊपर की तरफ जो फोर्सेस डेवलप हो रही है यही इंटर एटॉमिक फोर्सेस है। अब मान लीजिए कि कुछ समय के बाद, तो बोले सर कुछ समय के बाद का मतलब, यस, स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा कि ये कुछ ना कुछ एक्सटेंड करेगा। बोला मैंने तो कभी रॉड को ऐसे रखा हुआ एक्सटेंड करते हुए नहीं देखे हैं। ठीक है, हमारे जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है उस लेवल पे रॉड नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हुए नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, बट इट इज द फैक्ट कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इस तरीके से हैंग करेंगे तो उसमें एक्सटेंशन होना ही होना है। अब वो एक्सटेंशन मिलीमीटर में हो, माइक्रोमीटर में हो, नैनोमीटर में हो या इससे भी कम डिस्टेंसेज है, बट सिंपल फिजिक्स ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, बिकॉज दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट 100% रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं होता बच्चे। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसमें 100% रिजिडिटी की प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स अप्लाई करने से उसमें एक्सटेंशन होगा, हाँ, बट ये एक्सटेंशन कुछ समय के बाद स्टॉप हो जाता है। इंटर एटॉमिक फोर्स एक्चुअली क्या ना कि बाहर से फोर्स लगा, जब तक मॉलिक्यूल्स को रिगेन करने का टाइम मिला तब तक वो बॉडी कुछ ना कुछ एक्सटेंड हो चुका है, और तब तक जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर की तरफ फोर्सेस लगा के इसको बैलेंस कर चुके हैं। तो अब ये इंटरमीडिएट पोजीशन को, अब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशंस को अचीव कर चुका है। और ऐसे कंडीशंस में जैसा कि आप लॉज ऑफ मोशन जानते हैं, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो भैया क्या होगा कहानी? नीचे का फोर्स की कहानी क्या है? तो इसका वेट, मान लो कि इसका टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है और इस पार्ट का लेंथ l है, तो इंटरनल फोर्स एट द पॉइंट P, टोटल इंटरनल फोर्स एट द पॉइंट P इक्वल्स टू weight of the part P to B, that is m mass of part PB into Z. mass of part PB क्या होगा बेटा? total mass by total length into length of part PB। हमने इसे L माना तो ये m by कैपिटल L into LG है ना। m बाई एल को जैसा पता है बच्चे आप लोग को लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं, लेमडा एल जी के इक्वल हो गया। सो इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इन दैट केस एफ इंटर एटॉमिक फोर्सेज इक्वल्स टू एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस, एंड नाउ स्ट्रेस एट द पॉइंट P, you may write it as F internal at the point P divided by cross-sectional area A, and F internal equal to lambda Lg by A. And hope you all understand the meaning of stress in equilibrium. तो सेकेंड केस आपके मन में आएगा कि सर क्या बॉडी जब मोशन में होगा, जब एक्सटेंशन के प्रोसेस में होगा,
तो इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस अनइक्वल होंगे ऑफ कोर्स। सपोज एफ फोर्स से आपने पुल किया, इधर भी एफ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, बट एक्सटेंशन कंटिन्यू है। तो अगर मान लो इस पार्ट में एक्सटेंड होकर के, सपोज ये तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आएगा ही आएगा। अब यही पार्ट, इतना थिकनेस का पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, ऐसा सब जगह होगा। ये दो पॉइंट्स एक्सटेंड होके इस तरीके से हो जाएंगे। सो एक्सटेंशन होना कंफर्म है, वॉट एवर बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन। बट द बेसिक, चैप्टर का बेसिक थीम है, इफ वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स टू एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट देन द सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स मस्ट इंक्रीजेस, एंड उसमें एक्सटेंशन हो गया। तो अंडर द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन, सेकेंड वन द केस इज, सेकेंड वन इज केस इज इन केस ऑफ एक्सटेंशन या कंप्रेशन, एक्सटेंशन और कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रेस का जो बेसिक फॉर्मूला है वही लिखेंगे हम लोग। इस केस में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं कह सकते हैं, एफ इंटरनल बाई ए ही चलेगा। यहां पर एफ इंटरनल इज नॉट इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। In fact, F internal is less than F external. इंटरनल फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल से कम है, तभी तो बॉडी एक्सटेंड कर रहा है। सो जब अनस्टेबल, जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, जब एक्सटेंशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो वैसे केसेस में F इंटरनल के जगह पे F एक्सटर्नल नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले पार्ट्स में किया है। यहां पर F इंटरनल के जगह पे F एक्सटर्नल बाई ए लिख दिया है। तो हम, अब सवाल ये कि सर क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में 99% केसेस में, खास के नीट वाले क्वेश्चंस में, नीट के क्वेश्चन जब आएंगे तो वो उस समय इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पर ही बातें की जाएगी, अनटिल कुछ ना कहा जाए। तो आईआईटी मेंस में भी स्टेबल कंडीशन की ही बात की जाएगी। एडवांस के क्वेश्चंस में हो सकता है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, कि कोई रॉड है, इसे एफ फोर्स से हम लोग पुल किए, नाउ दे आस्क द क्वेश्चन, और ये स्मूथ सरफेस पर है, दे आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द स्ट्रेस। तो उस केस में एफ इक्वल टू ए में, हाँ, किसी क्रॉस सेक्शन को पकड़ेंगे, इधर एफ इंटरनल, इधर एफ माइनस एफ इंटरनल इक्वल्स टू एम ए, वहां से एफ इंटरनल इक्वल टू एफ माइनस एम ए करके फाइंड करेंगे, तब जाके यहां वैल्यू पुट करेंगे। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज बेसिकली डिफाइंड एज इंटरएटॉमिक फोर्स एट द गिवन सरफेस divided by surface area. Okay, so now we move type of stresses, type of stress, type of stress. So stress का type है longitudinal stress, longitudinal stress. It is of two type. First, tensile, tensile longitudinal stress, longitudinal stress. Next one is compressive longitudinal stress, compressive longitudinal stress. And second one is tangential or shearing stress, tangential or shearing stress, shearing stress. And third one is tangential or shearing stress. Third one is volume stress, volume stress. So now we come to points one by one. Longitudinal stress, longitudinal stress.
if we apply a force along the length of a solid, if we apply a force along the length of the rod, आइदर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इन दोनों ही केसेस को हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं, ये केस हो गया टेंसाइल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का, एंड इट इज द केस ऑफ कॉम्प्रेसिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मतलब फोर्स अप्लाई करने से अगर उसके लेंथ में इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटीज हो, उस कंडीशन के स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं टेंसाइल या इलोंगेटिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और अगर फोर्स इस तरह से अप्लाई करे लॉन्ग दी लेंथ कि उसके लेंथ के कॉन्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटीज हो, इन दैट केस वी से दैट कॉम्प्रेसिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। एंड नाउ द definition of longitudinal stress equals to interatomic force by area of cross section, area of cross section, area of cross section। ठीक है। in equilibrium interatomic force, intermolecular force equal to F applied और external force, जो भी आप कह लें। तो longitudinal stress इस केस में हो जाएगा बेटा interatomic force by area of cross section या F applied by area of cross section of rod। जैसे इस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड मान लो A है। ठीक है। सो होप सो की अब ये वाला केस दोनों बेटा सेम है ना। बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, केस के हिसाब से बस नाम में डिफरेंसेस है। इस वाले केस के लिए यही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, और इसे हम लोग कहेंगे इलोंगेटिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और इस वाले केस को हम लोग कहेंगे कॉम्प्रेसिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या इसे टेंसाइल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और ये कॉम्प्रेसिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सो दोनों के लिए फॉर्मूला का फॉर्मेट सेम है ना, सेंस थोड़ा अलग अलग है। जब कंप्रेस होने की कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन के स्ट्रेस को हम लोग कहेंगे कॉम्प्रेसिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और जब उसके लेंथ को इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटीज होगी, इन दैट केस वी से दैट इलोंगेटिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। So hope you all understand the fact. Now we move to the point shearing stress, या इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं हम लोग, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। कोई मोटी बुक अगर आपके पास है तो आप उसे करके देखिए कि अगर इस तरीके से बुक है और एक नीचे वाले हाथ को कांस्टेंट रखते हैं, ऊपर वाले पर टेंजेंशियली सरफेस के अलॉन्ग अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है बच्चे, उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि शुरू में ये था ऐसे, और अब आपने क्या किया कि इसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दिया, टेंजेंशियली आपने एक फोर्स इस पर दे दिया, और ये वाला पार्ट को आपने फिक्स रखा, इस वाले पार्ट को आपने फिक्स रखा। एज ए रिजल्ट क्या होगा बच्चे कि इसका शेप थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, ये पार्ट यहां आ जाएगा, ये पार्ट यहां आ जाएगा, और सिमिलरली ये पैरेलल कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। ये बुक है बच्चे, हाँ सपोज करो ये आपका
So when you apply a force along this direction, keeping this side fixed, then it will shear slightly towards right, and the front part of this part looks like this one. So in this case, shearing stress is defined as tangential force. First we write interatomic, then we write interatomic force per unit surface area. पर यूनिट इस केस में सरफेस एरिया हो, क्रॉस सेक्शनल नहीं, सरफेस एरिया. दिस वन इज द टेंजेंशियल फोर्स, एंड in equilibrium shearing stress equals to F external by surface area. अगर इस वाले पार्ट का एरिया A है बच्चे, ये FT है, तो दिस वन इज डिफाइंड एज FT by A. FT by A. Is it okay? So shearing stress is over. टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे और एज ए रिजल्ट उसका शेप डिफॉर्म होगा. एक समय में जाकर के वो इक्विलिब्रियम में आएगा. आपने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, शेप उसका चेंज किया, उसके कुछ समय के बाद उसकी शेप जो है वो कांस्टेंट हो जाता है. दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इन दैट केस आपने जितना फोर्स इधर अप्लाई किया है, मॉलिक्यूल्स ने इसके उल्टे डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई किया गया होगा. सो इस कंडीशन में जो हम लोग डिफाइन करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस, वो टेंजेंशियल फोर्स बाय सरफेस एरिया, और ये प्रेशर नहीं है. इट इज नॉट द प्रेशर. सो इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी प्रेशर हैं वो सभी स्ट्रेस कह सकते हैं, बट ऑल स्ट्रेसेज आर नॉट प्रेशर. सो इस केस में जो स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे, तो ये प्रेशर नहीं है, ये कंफर्म है. नेक्स्ट वी मूव टू द टॉपिक बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस. Volume stress. So volume stress is defined as interatomic या molecular force per unit surface perpendicular to it, perpendicular to its surface, perpendicular to it. जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा. एग्जाम्पल ये है कि सपोज करो कि ये कोई लिक्विड है, इस लिक्विड में कोई बलून है, इस बलून पर लिक्विड के कारण ड्यू टू लिक्विड फोर्सेस परपेंडिकुलरली एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस. परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट ऑन इट इन ऑल डायरेक्शंस. दिस इज बेसिकली द प्रेशर. और इस फोर्स के कारण प्रेशर डेवलप होगा. तो इसकी टेंडेंसी होगी बेटा, इसकी टेंडेंसी होगी कि हम जो येलो कलर के है, जब आप लिक्विड के अंदर रखेंगे बलून को, तो उसकी टेंडेंसी होगी कॉन्ट्रैक्ट होने की. बट इंटरमॉलिक्यूल ऐसा करने नहीं देगा. तो इंटरमॉलिक्यूल क्या करेगा बच्चे? ये एक फोर्स अप्लाई करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में. किसके अपोजिट डायरेक्शन में? एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में. और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो F इंटरनल और F एक्सटर्नल दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. सो वॉल्यूम स्ट्रेस को जब डिफाइन करने की बात करेंगे हम लोग बेटा,
सो वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर टू इंटरनल फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस बाई सरफेस एरिया, और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में एफ एक्सटर्नल परपेंडिकुलर टू सरफेस बाई सरफेस एरिया, and basically it is pressure P. So volume stress equals to pressure. Volume stress equals to pressure. So now we understand three different stresses: longitudinal stress, tangential stress and volume stress. Now जैसा कि आपको पता है बेटा, जब आप स्ट्रेस दोगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी टेंडेंसी होगी शेप का चेंज करने का, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन में चेंज होगा या चेंज होने की टेंडेंसी होगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक फिजिकल क्वांटिटी जनरेट किया गया जिसका नाम है स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन and original dimension that is strain equal to change in dimension divided by original dimension. सो जितने भी स्ट्रेसेस हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्री स्ट्रेन्स होंगे. सो टाइप ऑफ स्ट्रेन की बातें कर लें हम लोग बेटा. तो टाइप ऑफ स्ट्रेन में फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. नेक्स्ट वन इज longitudinal strain. Next one is shearing strain या tangential strain, and third one is volume strain. So मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली जल्दी कर लेते हैं बेटा हम लोग. क्या तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इट बिकम्स इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कोई लीनियर ऑब्जेक्ट इस तरीके से था, इस पे आपने एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया, इसका लेंथ इंक्रीज होके इतना हो गया. अगर इसका इनिशियल लेंथ L1 था, फाइनल लेंथ L2 था, तो इस केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला या वैल्यू कहिए, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो है ही, L1 माइनस L2 का मॉड. L2 माइनस L1 नहीं, कोई L1 माइनस L2 का मॉड, एक ही बात है बेटा, डिवाइडेड बाई L1. दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन and it is of two type like the stress. These are elongative longitudinal strain and compressive longitudinal strain. फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है, जब आप कंप्रेस करेंगे L2 की वैल्यू कम होगी. तो बेसिकली हम लोगों ने मॉड ले रखा है, तो इलोंगेटिव हो या कंप्रेसिव हो, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा. मॉड ऑफ चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ. नेक्स्ट वी मूव टू टॉपिक शियरिंग स्ट्रेन. शियरिंग स्ट्रेन इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चे. सपोज वी हैव अ cubical object and now its dimension changes to like this one, जो फ्रंट सरफेस दिख रहा है मुझे,
ठीक है, तो इसे डिफाइन किया गया बेटा, इफ इट इज द एक्सटेंशन या शिफ्ट ऑफ दिस एज इज डेल्टा एक्स एंड सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल फेसेस इज वाई, देन वैसे एंगल लिख देंगे हम अभी। शियरिंग स्ट्रेन को डिफाइन किया गया है बेटा, शियरिंग स्ट्रेन को डिफाइन किया गया है, शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन वाई एंड मैथमेटिकली इट इक्वल्स टू tan थीटा। So shearing strain equals to shift by shift of upper face on which force is applied divided by the separation between two parallel faces, divided by separation between two parallel faces. Hence, shearing strain equal to del x by y or tan theta. Next is volume strain. Next is volume strain. So volume strain is defined as change in volume. Volume strain equals to change in volume का mod divided by original volume, initial volume. Original means initial. Original का सेंस यहाँ initial से है बच्चे. So सपोज कोई बॉल था जिसका इनिशियल रेडियस r1 था, बाद में इसका रेडियस हो गया r2। वैसे इतना कॉम्प्रेशन होगा नहीं किसी सॉलिड्स में नॉर्मल कंडीशंस में। सो अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम v1 था, फाइनल वॉल्यूम v2 हो गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल्स टू मॉड ऑफ v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v1। ये v1 से वॉल्यूम v2 बन गया ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस जिसे हम लोग प्रेशर भी कहते हैं। सो दीज आर थ्री स्ट्रेन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड टेंजेंसी ऑफ चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन के चेंज करने के, बॉडी के डायमेंशन के चेंज करने के नेचर के अकॉर्डिंग ये थ्री स्ट्रेन्स हम लोगों ने लिखा बेटा। अब आते हैं हम लोग, एक लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। इन्होंने बताया था बेटा अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. That is, stress equals to E into strain. Here E is proportionality constant known as modulus of elasticity. यहाँ पे हम लोग E को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम देते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो E इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ई द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इस रेशियो को बेटा हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ corresponding to three stress and strains, we have three different modulus of elasticity. So one is Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. Elasticity. It is symbolically represented by y. So y equal to longitudinal
longitudinal stress by longitudinal strain, and y equals to फोर्स बाई एरिया। और ये फोर्स तो समझ ही रहे हैं बेटा, इंटरनल फोर्स है जो स्पेशल केसेस में एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, अपॉन चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, और y इक्वल टू एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। सो ये फॉर्मूला, लेकिन फोर्सेज इस वाले फॉर्म से जब फोर्स फाइंड करना होगा तो फोर्स हो जाएगा बच्चे वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गिवन मटेरियल, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल एल इज चेंज इन लेंथ एंड एल इज इनिशियल लेंथ। सो एफ इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। और ये आप समझ सकते हो कि इसे हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं स्प्रिंग के साथ। जैसे ये नॉर्मल स्प्रिंग है, जब बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें होता है एक्सटेंशन, इसके दो टर्निंग्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज कर जाता है। पहले ये था सेपरेशन, अब सेपरेशन बदल के यहां से यहां हो गया। जस्ट लाइक रॉड के साथ भी है बच्चे, ये रॉड है, इस पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका लेंथ इंक्रीज कर गया यहां तक। और इस केस में, इस वाले केस में क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? स्प्रिंग फोर्स विच इज ऑल्सो अ इंटर मॉलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स। सो एफ आपको याद होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होगे, एफ एस इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज चेंज इन लेंथ, एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन करके नाम देते हैं। सेम कहानी यहां भी हो गया बेटा, यंग्स मॉडुलस से आपने पढ़ा, यंग्स लॉ से आपने पढ़ा, एफ इक्वल टू वाई ए अपॉन एल, वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। इट इज इक्विवेलेंट टू के इंटू डेल्टा एक्स, वेयर के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, हेयर के इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट। Here K is force constant of given rod। और ये रॉड माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्प्रिंग के जैसा ही बिहेव कर रहा है। स्प्रिंग में दो टर्निंग के बीच की सेपरेशन आप देख पा रहे हो। यहां पर दो पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन कैसे इंक्रीज किया आप नहीं ऑब्जर्व कर पाते हो डायरेक्टली ऑन द नेक्ड आई। सो भी अनएडेड आई आप नहीं बता सकते हैं कि उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन इंक्रीज की या नहीं की, लेकिन उसको आप एनालिसिस करेंगे तो यू विल इमेजिन दैट कि स्प्रिंग एंड ये जो रॉड है इस पे फोर्स अप्लाई करने से बिहेवियर इनकी सेम है। सो यहां पर के की वैल्यू हम लोग लिख देंगे वाई ए अपॉन एल। Again we say that y is Young's modulus of elasticity. For the given material it is constant under the given physical conditions. A is area of cross section of rod and L is initial length. Okay. So now we move to shearing stress. Modulus of rigidity. Modulus of rigidity, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे हम लोग एटा सिंबल से लिखते हैं बच्चे। और ये होता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। एंड शियरिंग स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स बाय सरफेस एरिया। Shearing strain is tan theta, directly better to write tan theta. So इसे यही फॉर्मूला याद रखना है। और so modulus of rigidity equals to ft by a upon tan theta। tan theta के जगह पे आप लिख सकते हो
tan थीटा के जगह पे आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन वाई। और क्या मतलब है डेल्टा एक्स का, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। डेल्टा एक्स का मतलब ये है कि दिस वन इज द एक्सटेंशन डेल्टा एक्स and this one is the y. So it is the modulus of rigidity. Now bulk modulus, bulk modulus, bulk modulus. This one is the B. So it is the ratio of volume stress and volume strain, volume strain. So as you know, volume strain is basically change in pressure and volume stress is delta V by V. So B equal to change in pressure into V upon delta V. It is the formula of bulk modulus. अब आपके मन में आएगा सर माइनस क्यों लगाए हैं? तो जितने भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटीज है वो सभी पॉजिटिव होते हैं बच्चे। प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो माइनस साइन लगाने से दोनों कंडीशंस में बी को पॉजिटिव बनाते हैं। सो वी राइट हेयर बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। These are the bulk modulus of elasticity. कुछ और भी थोड़ी सी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, इनके आपस में रिलेशंस है, जैसे कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी जिसे हम लोग के से लिखते हैं, ये 1 अपॉन बी होता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस के बराबर होता है। और सिंबल्स में इस चैप्टर में बेटा थोड़ी बहुत याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटी को समझना है। सिंबल इसमें थोड़ा सा सेकेंडरी हो जा रहा है, रीजन बीइंग दैट कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्वेश्चंस में सिंबल थोड़ा बहुत चेंज होता है। मैंने कई किताबों में ये भी देखा है कि कंप्रेसिबिलिटी को बी लिखता है और आपका बल्क मॉडुलस को के लिखता है। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन बेसिक नेम जो है बल्क मॉडुलस बी, compressibility के ऐसे करके। So all these, so now till now we know the basics of stresses and strains, basics of stresses and strains और modulus of rigidity। तो नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट पार्ट के कुछ ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इनके लिए फॉर्मूला क्या है, पाइसन्स रेशियो क्या है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सो आते हैं बेटा, मिलते हैं, थैंक्स।